हेलो दोस्तों, मूवी ब्लास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्शन थ्रिलर साईफाई मूवी द क्रिएटर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करके इंसानों की मदद करने के लिए उन्हें तैयार किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। 1955 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। यूएस गवर्नमेंट और उनके पूर्वी साथी एआई को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, पर पश्चिमी देश न्यू एशिया इस बात से सहमत नहीं होते। यूएस गवर्नमेंट इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एआई के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। भाग एक। निर्माता। मूवी हमें न्यू एशिया में 10 साल आगे 1965 में लेके जाती है, जहां हम माया और जोशुआ को अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करता हुआ देखते हैं। जोशुआ माया से बहुत प्यार करता है। माया इंसान होती है जिसे एआई रोबोट्स ने पाला और बड़ा किया होता है। तभी वहां अमेरिकन्स हमला कर देते हैं। हमले के दौरान माया को पता चलता है कि जोशुआ टेलर उसका हस्बैंड यूएस का अंडरकवर एजेंट होता है, जो निर्माता को मारने आया होता है। जोशुआ माया को समझाता है कि यूएस गवर्नमेंट को शक है माया निर्माता की बेटी है, इसलिए वो निर्माता को ढूंढने यहाँ पे आए हुए हैं। माया जोशुआ पे धोखे का इल्जाम लगा अपने एआई दोस्तों के साथ भागने लगती है, पर अमेरिकन्स के द्वारा डेवलप किए हुए एडवांस स्पेस स्टेशन यूएसएस नोमैड से बम गिराकर उन्हें खत्म कर दिया जाता है। मूवी 5 साल आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं बॉम्ब के शॉकवेव की वजह से जोशुआ अपनी याददाश्त खो देता है। उसे बस अपनी वाइफ और वो रात याद होती है। डॉक्टर के निर्माता के बारे में पूछने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं होता। जोशुआ अब लॉस एंजलिस में ग्राउंड जीरो पर क्लीनिंग का काम करता है। उसका काम एआई रोबोट्स को पकड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करना होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को फटे 15 साल हो चुके थे। जोशुआ एक छोटे से स्क्रीन में अपनी वाइफ की वीडियो देख रहे होते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करके काफी दुखी हो जाते हैं। जनरल एंड्रयूस और कर्नल होवेल जोशुआ के घर उससे मिलने आते हैं। वह उसे बताते हैं कि निर्माता शायद नया हथियार बना रहा है, अल्फा जीरो, जो शायद यूएसएस का नोमैड भी तबाह कर सकता है। मिशन का लक्ष्य अल्फा जीरो को ढूंढना और तबाह करना है। एंड्रयू जोशुआ को उस मिशन के दल में शामिल होने का आमंत्रण देते हैं, क्योंकि जोशुआ न्यू एशिया पहले भी एक बार जा चुके थे। जोशुआ मना कर देते हैं। हॉवेल जोशुआ को बताती है कि ये मिशन इंसानियत को बचाने के लिए किया जा रहा है। जोशुआ उन्हें बताते हैं कि उस रात उनकी वाइफ और उनका अजन्मा बच्चा मारा गया था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर इंसानियत बचे या ना बचे। हॉवेल एक वीडियो प्ले करती हैं जिसमें जोशुआ देखते हैं कि उनकी वाइफ माया जिंदा है। हॉवेल उन्हें बताती हैं कि अगर वो मिशन में शामिल हुए तो शायद वो अपनी वाइफ को ढूंढ सकते हैं और उन्हें बचा के वापस ला सकते हैं। कर्नल होवेल के साथ एक छोटी सी टुकड़ी, जिसमें जोशुआ भी शामिल होते हैं, नोमैड के स्कैनर के पीछे छुपते हुए न्यू एशिया उतरते हैं। होवेल टुकड़ी को समझाती है कि मिशन काफी डेंजरस है और अगर वो पकड़े गए तो उनके बचने की संभावना 0 है। प्लेन से लैंड करते ही टुकड़ी अपने काम में जुड़ जाती है। वो इंटेलिजेंस के द्वारा बताए गए जगह पे पहुंचती है। वहां पे मौजूद इंसानों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो रिसर्च फैसिलिटी का एंट्रेंस बताएं। एक छोटी बच्ची उनका टॉर्चर नहीं सह पाती है और उन्हें रिसर्च फैसिलिटी में जाने का रास्ता बता देती है। रिसर्च फैसिलिटी में घुसकर अमेरिकन्स वहां के रिसर्चर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, पर वहां एआई पुलिस आ जाती है और हॉवेल पे हमला कर देती है। हॉवेल टुकड़ी को मदद के लिए वापस से बुलाती है और इन सब घटनाओं के बीच जोशुआ अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। जोशुआ एक कंपाउंड के पास पहुंचते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि निर्माता के द्वारा बनाया गया नया हथियार उस कंपाउंड में ही है। जोशुआ कंपाउंड में अंदर जाते हैं, पर वहां कोई हथियार नहीं होता। एक रोबोटिक एआई बच्ची टीवी देख रही होती है। जोशुआ बच्ची को देखते ही समझ जाते हैं कि वही निर्माता का नया हथियार है, पर उसकी मासूमियत देख के वो उसे गोली नहीं मार पाते। एक रिसर्चर बच्ची को जोशुआ के आगे से भागने में मदद करती है और उससे वो निर्माता के पास जाने को बोलती है।
जोशुआ बच्ची का पीछा करते हैं। इधर कर्नल हॉवेल के ऑर्डर पे नोमैड उस जगह बम की बारिश कर देता है। कई लोग मारे जाते हैं और एक बम से जोशुआ भी घायल हो जाते हैं, पर जोशुआ और वो बच्ची उस विस्फोट से बच जाते हैं। भाग दो, द चाइल्ड। अगली सुबह जब जोशुआ होश में आता है, वह बच्ची को अपने पास पाता है। वो बच्ची को भगाने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं जाती। बचे हुए अमेरिकन सोल्जर्स को एआई पुलिस ढूंढ रही होती है। जोशुआ मकई के खेतों में छुप जाते हैं। वहाँ उन्हें अपना एक घायल साथी मिलता है। जोशुआ उसे उठा के एक किसान के घर में छिपने चले जाते हैं। वहाँ जोशुआ नोटिस करते हैं कि वो बच्ची अपने मन से आसपास की टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर सकती है। जोशुआ हॉवेल को कॉल करते हैं। हॉवेल उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने हथियार को डिस्ट्रॉय किया। जोशुआ बताते हैं कि वो हथियार एक बच्ची है। हॉवेल उन्हें ऑर्डर देती हैं कि वो उस बच्ची को ख़त्म कर दें। हॉवेल से बातचीत के दौरान किसान अपने घर आ जाता है। वो अमेरिकन्स को अपने घर में देख बंदूक उठा लेता है। हम देखते हैं जोशुआ से बात करते वक्त हॉवेल को पुलिस पकड़ लेती है। हॉवेल नोटिस करती है कि उनका एक साथी मैकब्रिड भी गाड़ी में पहले से है। किसान अमेरिकन्स को मारने ही वाला होता है कि जोशुआ उसे गोली मार देते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस घर को घेर लेती है। जोशुआ अपने साथी और उस बच्ची को एक गाड़ी में लेकर वहां से भागते हैं। स्टेशन जाते वक्त हॉवेल और मैकब्रिड पुलिस की गाड़ी को हाईजैक कर लेते हैं। जोशुआ बच्ची से नाम पूछते हैं। वो अपना नाम कुछ नहीं बताती तो जोशुआ उसे एल्फी बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। उसका साथी जोशुआ पे बंदूक रख के उसे अमेरिकन स्टेशन चलने को बोलता है। सफ़र के दौरान उनका साथी दम तोड़ देता है। बच्ची पहली बार उसकी मौत पे कुछ बोलती है। जोशुआ को पता चलता है कि वो बच्ची बोल भी सकती है। उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है। सामने से गाड़ी आता देख जोशुआ एल्फी का सर ढक देते हैं जिस पे मशीन होती है। उन्हें नहीं पता होता कि आने वाली गाड़ी उनका साथी है या दुश्मन। गाड़ी में कुछ एआई रोबोट्स होते हैं। जोशुआ उनसे मदद मांगते हैं और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद होवेल और मैकब्रिड जोशुआ का लोकेशन लोकेट करते हुए उसकी बंद पड़ी गाड़ी पे पहुंचते हैं। होवेल मरे हुए सोल्जर के दिमाग से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है और उन्हें पता चलता है कि जोशुआ ने उन्हें धोखा दे दिया है और वो बच्ची के साथ भाग गया है। कर्नल हॉवेल के ऑर्डर पे न्यू एशिया में जोशुआ उस बच्ची के खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। एक स्टेशन पे पुलिस चेकिंग कर रही होती है। जब पुलिस जोशुआ की गाड़ी चेक करने आती है तो एल्फी अपने पावर से सारे लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती है और जोशुआ वहां से भागने में सफल रहते हैं। जोशुआ एल्फी को बताते हैं कि वो अपने पुराने साथी ड्रू के पास जा रहे हैं। वो न्यू एशिया में एआई रोबोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है। रास्ते में एल्फी जोशुआ से पूछती है कि उन्हें किसने बनाया है। जोशुआ बताते हैं कि उन्हें उनके माँ बाप ने बनाया है। एल्फी पूछती है कि उनके माँ बाप अब कहाँ हैं। जोशुआ बताते हैं कि वो अब स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में केवल अच्छे लोग जाते हैं। ये सुन के एल्फी जोशुआ को बोलती है कि वो दोनों फिर सेम है, दोनों स्वर्ग नहीं जा सकते। जोशुआ अच्छे नहीं है और एल्फी इंसान नहीं है। वो दोनों कैपिटल पहुंचते हैं। भाग 3, द फ्रेंड। मूवी हमें बैकफ्लैश दिखाती है जहां ड्रू जोशुआ को एक रिंग देते हैं। वो रिंग एक लोकेटर होता है जिससे यूएस आर्मी को पता चल सकेगा कि माया कहाँ पे है। जोशुआ कैपिटल में एल्फी को लेके ड्रू के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा रहे होते हैं। उन्हें कोई पहचान लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। जोशुआ ड्रू से मिलते हैं और उसे एल्फी से भी मिलवाते हैं। ड्रू जब एल्फी को चेक करते हैं तो वो जोशुआ को बताते हैं कि उन्होंने इससे पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देखी है। ड्रू अपनी एआई गर्लफ्रेंड कामी को एल्फी को दूसरे रूम ले जाने के लिए बोलते हैं। कामी एल्फी को बताती है कि उनके फ्रिज में सब कुछ मिलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पे एल्फी जवाब देती है कि वो रोबोट्स की फ्रीडम चाहती है। कामी बात की गंभीरता को समझते हुए एल्फी को बोलती है कि ये उनके फ्रिज में नहीं मिलता, पर वो उसे आइसक्रीम दे सकती हैं। एल्फी खुश होकर कामी के साथ चली जाती है। ड्रू जोशुआ को बताते हैं कि एल्फी की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है
और एल्फी धीरे-धीरे ग्रो करेगी। जैसे-जैसे वो बड़ी होगी, वैसे-वैसे उसकी टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी और एक समय के बाद वो इस दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी अपने मन से कंट्रोल कर सकती है। ड्रू जोशुआ को बताता है कि उसे माया के रिंग से ट्रैकिंग सिग्नल मिला है। ड्रू के अपार्टमेंट में एल्फी कामी से बोलती है कि कोई आ रहा है और थोड़ी देर में एआई पुलिस उन पर हमला कर देती है। उस मुठभेड़ में कामी एक ब्लास्ट में मारी जाती है। एआई पुलिस एल्फी को बोलती है कि वो उसे अमेरिकन से बचा लेगी। एल्फी समझ नहीं पाती उसे क्या करना है। जब एआई पुलिस एल्फी पर हमला करने वाली होती है तभी जोशुआ आके उसे बचा लेता है। ड्रू कामी के मृत शरीर को देख के बहुत ही अफसोस करता है। हम देखते हैं हॉवेल और मैकबीच भी ड्रू के अपार्टमेंट में पहुंचता है पर उन्हें बस ड्रू की गर्लफ्रेंड कामी का बॉडी मिलता है। जोशुआ, एल्फी और ड्रू माया के रिंग से आते हुए सिग्नल को ट्रैक करते हुए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। एल्फी बताती है कि उसके साथी आ रहे हैं। ड्रू जोशुआ को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मना करता है पर जोशुआ उसकी एक नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। जोशुआ सिग्नल ट्रैक करते करते एक रिंग को पाता है जो कि माया का था पर उसे माया नहीं मिलती। ड्रू वहां आते हैं और जोशुआ को गाड़ी में वापस चलने को बोलते हैं। एल्फी के साथी प्लेन से जोशुआ और ड्रू पे हमला करने लगते हैं जिसमें ड्रू की मौत हो जाती है। पर मरने से पहले ड्रू जोशुआ को बताते हैं कि 5 साल पहले उस रात उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि माया ही निर्माता है। गुस्से में जोशुआ एल्फी को झंझोड़ के पूछते हैं कि माया कहाँ है, उसे बताए। एल्फी रोने लगती है। हमला देख जोशुआ एल्फी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर एआई सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। जोशुआ देखते हैं कि सोल्जर्स के लीडर कोई और नहीं हरुन है जो कि उनका पुराना साथी होता है। भाग 4 द मदर। हम हरुन के बोट को देखते हैं। जोशुआ उसी बोट के नीचे कैद होते हैं। हरुन जोशुआ को बताते हैं कि लॉस एंजलिस में होने वाला न्यूक्लियर विस्फोट ह्यूमन कोडिंग एरर की वजह से हुआ था, ना कि एआई की गलती थी। पर पूर्वी देशों ने एआई की गलती बता के उन्हें नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। एआई इंसानों के साथ बस शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। हरुन जोशुआ को बताते हैं कि माया ही निर्माता है पर वो उसे निर्माता के पास कभी जाने नहीं देंगे और उन्हें गोली मारने वाले होते हैं। तभी उनके बोट के डेक पे कुछ हल्ला होने की आवाज आती है। हरुन डेक पे जल्दी से जाते हैं। हरुन डेक से देखते हैं कि उनके पास वाले गांव को यूएसएस नोमैड ने बम से विस्फोट कर खत्म कर दिया है। एल्फी जोशुआ के पास आती है। जोशुआ उन्हें बताता है कि वो बस माया को ढूंढना चाहता है और माया को ढूंढने में वो उसकी मदद मांगता है। हरुन के सोल्जर्स जोशुआ को आजाद देख उन पे गोली चला देते हैं पर जोशुआ बोट से भागने में सफल रहते हैं। हरुन एल्फी को लेके एक सुरक्षित गांव पहुंचते हैं। हम देखते हैं जोशुआ भी बोट के नीचे रस्सी पकड़ के उनके साथ आ गया है। जोशुआ हरुन को गांव के कुछ लीडर से बात करते हुए सुनते हैं कि एल्फी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है पर अगर उसे हम नोमैड तक पहुंचा दे तो शायद वो उसे तबाह कर सकती है। गांव में बहुत ही शांति होती है और एल्फी पहली बार कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। वो खुश होती है। रात में मौका देख जोशुआ एल्फी को हरुन के पास से ले जाने में कामयाब होता है। जब वो भाग रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि अमेरिकन्स ने गांव पे हमला कर दिया है। गांव में तबाही मचता देख एल्फी जोशुआ को बोलती है कि वो अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती है और वो बोट से उतर के वापस गांव की ओर दौड़ने लगती है। हरुन कुछ सोल्जर्स के साथ गांव में अंदर आने वाले रास्ते पे कैंप लगा के बैठते हैं पर वो अमेरिकन्स को नहीं रोक पा रहे होते हैं। तभी एक आत्म तबाह करने वाला रोबोट उनकी ओर भाग के आ रहा होता है। एल्फी उनके बीच आ जाती है और वो आत्म तबाह करने वाले रोबोट को कंट्रोल कर लेती है। मैकब्रिज एल्फी पे गोली चला देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तब तक जोशुआ भी वहां पे आ जाते हैं और वो मैकब्रिज को गोली मार देते हैं। ये सारी घटना अरुण अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसे जोशुआ पे यकीन हो जाता है। जोशुआ एल्फी को गोद उठाए वापस भागता है और वो अरुण को एल्फी को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए सहायता मांगता है। सोल्जर्स अरुण को सलाह देते हैं कि उन्हें एल्फी को जल्द से जल्द निर्माता के पास लेके जाना चाहिए और वो लोग एक एयरक्राफ्ट लेके गांव से निकल जाते हैं। रास्ते में अरुण जोशुआ को बताते हैं कि एल्फी के जैसा दोबारा कोई नहीं बन सकता
वो जोशुआ को बताते हैं कि माया ने एल्फी को अपने बच्चे के शुक्राणु से बनाया है और जोशुआ ही एल्फी के पिता हैं। उन्होंने उस रात की घटना के कुछ हफ्ते पहले ही एल्फी को बनाया था। अरुण और जोशुआ एल्फी को लेकर पहाड़ों पे पहुंचते हैं, जहां पे जोशुआ एल्फी को कुछ एआई बुद्धिस्ट को सौंप देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बुद्धिस्ट मॉन्क जोशुआ को एल्फी से मिलाने मंदिर में लेके जाते हैं और उसे वो बताते हैं कि निर्माता भी वहीं पे है। जोशुआ मंदिर में जाते हैं। एल्फी को ठीक देख वो उसे गले लगा लेते हैं। जोशुआ देखते हैं कि माया मशीनों पे जिंदा है। मॉन्क बताते हैं कि निर्माता पिछले 5 सालों से ऐसे ही लेटी हुई है, पर उन्हें खत्म करने का हक उनका नहीं था। जोशुआ उसे देख बहुत रोते हैं। वो अपने किए गलती पे बहुत पछता रहे होते हैं और माया से आखिरी बार माफी मांगने के बाद वो मशीन ऑफ कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोमैड भी माउंटेन्स पहुंच गया होता है। अमेरिकन सोल्जर्स पहाड़ों पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कर्नल होवेल लीड कर रही होती है। पहाड़ों पे अफरा तफरी मच जाती है। होवेल मंदिर में घुस जोशुआ को गन पॉइंट पे रख के माया का दिमाग स्कैन करने लगती है। जोशुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो होवेल बोलती है कि वो उन्हें और एल्फी को गोली मार देगी। हरुन आके होवेल से लड़ते हैं, पर मुठभेड़ में उन्हें भी गोली लग जाती है और होवेल मारी जाती है। हरुन जोशुआ को एल्फी को लेके भागने के लिए बोलते हैं। जोशुआ माया के डेटा को लेके एल्फी के साथ वहां से निकल जाते हैं, पर अमेरिकन सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। उनके निकलते ही नोमैड बम से पूरे गांव को तबाह कर देता है। हम लॉस एंजलिस के फोर्ट वेयर में जनरल एंड्रयूज को जोशुआ को गन देते हुए सुनते हैं कि अल्फा जीरो उन पे भरोसा करती है और वही जाके उन्हें नष्ट करें। जोशुआ एल्फी के पास जाते हैं। एल्फी गन देख के रोना स्टार्ट कर देती है, पर जोशुआ दुखी होके भी एल्फी को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। जोशुआ जनरल से पूछते हैं कि अब एल्फी के साथ क्या होगा। जनरल बोलते हैं कि उसे ग्राउंड जीरो में दफना दिया जाएगा। जोशुआ जनरल से एल्फी के साथ जाने की परमिशन मांगते हैं। जब सिक्योरिटी टीम एल्फी को ग्राउंड जीरो लेके जा रही होती है, तभी जनरल को एक कॉल आता है और रिसर्चर उन्हें बताते हैं कि जोशुआ ने गन चलाते वक्त एल्फी को स्टैंड बाई मोड में जाने को बोला था। जनरल सब कुछ समझ जाते हैं और गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं। तभी जोशुआ एल्फी को बोलते हैं कि वो सारी गाड़ियों का कंट्रोल बंद कर दे और जोशुआ एल्फी के साथ वहां से भागने में कामयाब होते हैं। जोशुआ एल्फी को लेके स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पे वो मून पे जाने वाले एक स्पेस क्राफ्ट का टिकट लेके एल्फी के साथ बैठ के भाग जाते हैं। जनरल सारे फ्लाइट्स को वापस आने का ऑर्डर देते हैं, पर एल्फी जोशुआ के कहने पे स्पेस क्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथों में लेके स्पेस क्राफ्ट को नोमैड पे लैंड करा देती है। नोमैड पे सोल्जर्स पहले से जोशुआ के लिए रेडी रहते हैं, पर जोशुआ अपनी सूझबूझ से सारे सोल्जर्स को हवा में गिरा एल्फी के साथ नोमैड पे सेफली लैंड कर जाते हैं। जनरल को लगता है कि एल्फी नोमैड को बंद कर देगी, इसलिए वो सारे एआई सिलेक्टेड लोकेशंस पे मिसाइल से हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। जोशुआ एल्फी को बोलते हैं कि जब तक वो सोल्जर्स को रोकते हैं, तब तक वो कंट्रोल रूम में जाके नोमैड को बंद करने की कोशिश करे और माया का डेटा वाला पेन ड्राइव उसके गले में डाल देते हैं। जोशुआ स्पेसक्राफ्ट के बाहर से मिसाइल के पास पहुंचते हैं और वो एल्फी को सारे मिसाइल से रोकने का सिग्नल देते हैं। जोशुआ एक मिसाइल पे बॉम्ब लगाते हैं और 10 मिनट का टाइमर सेट कर देते हैं। वो एल्फी को बोलते हैं कि उन्हें भाग के वापस से स्पेसक्राफ्ट में आना पड़ेगा। एल्फी जैसे ही कंट्रोल रूम से बाहर निकलती है, नोमैड वापस से रीस्टार्ट हो जाता है। रास्ते में वापस आते वक्त एल्फी एक रूम से गुजरती है, जहाँ पे वो माया का एआई का नया वर्जन देखती है। एल्फी अपनी माँ को देख इमोशनल हो जाती है और उस रोबोट को वो खींच के स्पेसक्राफ्ट में लाने की मेहनत करने लगती है। समय कम होने के कारण जोशुआ एल्फी को जल्दी से स्पेसक्राफ्ट में आने को बोलता है, पर एल्फी माया को खींचने की कोशिश में लगी रहती है। आखिरकार जब एल्फी से माया नहीं खिंच पाती, तो वो माया का डेटा उस रोबोट में लगा देती है और रोबोट के जगने की उम्मीद करने लगती है, पर रोबोट नहीं जागता। इसी बीच एक मिसाइल जाके अपने टारगेट पे हिट करता है और एक गांव तबाह हो जाता है। अपनी माँ से माफी मांग एल्फी जोशुआ के पास भागती है, पर वो देखती है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जोशुआ एस्केप पॉड के बाहर लेटा हुआ है।
वो जोशुआ को 2 मिनट रुकने बोलती है और एस्केप पॉड को रेडी करने के लिए जाती है अंदर। ऑटोमेटिक ऑक्सीजन कंट्रोल के कारण जोशुआ को वापस से सांस आने लगती है, पर एल्फी के एस्केप पॉड के अंदर जाते ही एस्केप पॉड ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और दोबारा नहीं खुलता। जोशुआ एस्केप पॉड के अंदर नहीं जा पाते हैं और वो एल्फी को दुखी होने से मना करते हैं। एल्फी जोशुआ को बाहर देख के रोना स्टार्ट कर देती है, पर जोशुआ उसे बताते हैं कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है और उसके लिए उसे नहीं रोना चाहिए। मिसाइल के फटने के कारण नोमैड पे अलग अलग जगह ब्लास्ट होने लगता है। एस्केप पॉड लॉन्च होता है और जोशुआ नोमैड पे ही छुट जाते हैं। हम देखते हैं माया की बॉडी वापस से जिंदा हो जाती है और आखिरकार जोशुआ माया से मिल पाते हैं। नोमैड पूरी तरह से तबाह हो जाता है और जमीन की ओर गिरने लगता है। नोमैड के तबाह होते ही सारे के सारे मिसाइल भी अपने लोकेशन पे जाके नहीं फटते। नोमैड को धरती पे गिरने का दृश्य पूरी की पूरी एआई जनजाति देख रही होती है। एल्फी का एस्केप पॉड भी धरती पे लैंड करता है। एल्फी उससे बाहर निकलती है और पहली बार अपने को आजाद पाती है।